Now, if we see that, what do you mean by heredity or inherited traits? तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे ना, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाते हैं, हेरिडिटी मतलब क्या है। जब हम लोग जानते हैं हेरिडिटी रेफर करता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या ऐसे भी बोल सकते हैं एन इनहेरिटेड ट्रेट इज ए पर्टिकुलरली जेनेटिकली डिटरमाइंड फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस ए पर्सन फ्रॉम अदर्स। तो जैसे हम लोग ने कहा कि कुछ लोगों का ईयरलोब्स अटैच्ड होते हैं, कुछ लोगों का ईयरलोब्स अटैच नहीं होते हैं। तो इन्हीं सारे चीजों को लेके ये चैप्टर डील करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में पढ़े हैं, जहां पे हम लोग नया इंडिविजुअल्स का जन्म दे रहे थे। हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस का भी डिस्क्रिप्शंस किए थे, जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात किए थे। और ये वेरिएशंस जो है, ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से सामने आता है। If we observe a field of sugarcane, we find very little variation among the individual plants. But in a number of animals, including human beings, which reproduce sexually, quite distinct variation are visible among different individuals. तो प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो वो सिमिलर ही होते हैं, मगर इंसानों में सिमिलर नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके का एक्युमुलेशन होता है। अगर लॉन्ग टर्म of the accumulation of variation are also interesting point to be considered. So let's study. अब आपका पहला पॉइंट जो दे रहा है, accumulation of variation during reproduction क्या होता है। अगर मैं variations के बारे में बात करूं तो inheritance जो आपके माता पिता से आपके पास आए हैं, inheritance जो आपका previous generation जिस बॉडी के ऊपर डिजाइन है, अगर आप अपना बॉडी डिजाइन के बारे में सोचेंगे तो ये आपके पापा और मम्मी का दोनों का मिला हुआ जीन आपके शरीर के अंदर है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स both a common basic body design and the subtle changes in it from the next generation. Now think about what would happen when this new generation in turn reproduces. तो ऑटोमेटिकली आप जब बड़े होंगे, आपके जब बेटा बेटी होंगे, तो वो भी आप लोगों के, आपकी और आपके वाइफ की तरह ही वो दिखेंगे, क्योंकि वो पहले जनरेशन से जो इनहेरिट किए हैं वो ही रिप्रोड्यूस करेंगे। नाउ अगर मैं 9.1 का फिगर देखता हूं, क्या बता रहा है? Now would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction. अगर एक बैक्टीरियम को डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अनुसार ऑटोमेटिकली हमारा एक बैक्टीरियम 2 बैक्टीरिया में डिवाइड होंगे। अगर 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेट करते हैं सेम तरीके से, वेरी सिमिलर, तो ये एक बैक्टीरिया से जो 2 बैक्टीरिया जन्मे, 2 बैक्टीरिया से जो 4 बैक्टीरिया जन्मे, ये सारे सेम होते हैं in the base of shape, size and color. There would be only very minor differences between them because ये generate हुए हैं। Small inaccuracy in DNA copying. अब ये DNA copying क्या है? आने वाले समय में DNA copying एक important part होगा। However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as you will see when we discuss the rule of inheritance. जब हम लोग rules of inheritance लेके बात करेंगे तब आपको ये पार्ट क्लियर होगा, क्योंकि इस पार्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। Do all these variation in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. ये डिपेंड करते हैं उनके नेचर ऑफ वेरिएशन के ऊपर, कितने डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स है वहां पे। जैसे काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट
विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। जिस बैक्टीरिया के अंदर हीट को सहन करने का क्षमता है वो हीट वेव में अच्छा काम करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो आप एक जगह में रहते रहते आदी हो गए हैं उस जगह के बारे में, उस जगह के बारे में आप जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस जगह में रहने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हेरिडिटी का बात करें, the most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individual of similar designs। तो बिल्कुल सेम नहीं, मगर लगभग जब आपके एक ओवा और एक स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को अगर देखे तो वो अपने पापा की तरह और मम्मी की तरह दोनों की तरह मिला हुआ बनता है, या जिसका जीन डोमिनेटेड है। अगर पापा का जीन डोमिनेटेड है आपके अंदर तो आप पापा जैसे लगेंगे, अगर मम्मी का जीन ज्यादा डोमिनेटेड है तो मम्मी जैसे दिखेंगे आप। तो ये रूल्स जो हेरिडिटी को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ट्रेट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करेंगे। अब इनहेरिट ट्रेट्स में बात करें, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। वी नो दैट अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बच्चा पापा और मम्मी के हर एक कैरेक्टर्स का पार्ट उसके अंदर लिया हुआ है। However, it does not look exactly like its parents। जो मैं बताने का कोशिश कर रहा था कि वो अपने पापा मम्मी की तरह एग्जैक्टली दिखते नहीं है, हाँ थोड़ा पापा थोड़ा मम्मी मिला हुआ है। इसके कारण से ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलते हैं। इस वैरायटीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग मेंडल्स के रूल्स के अनुसार। अगर इस एक्सपेरिमेंट में आप देखें 9.1 जो एक्टिविटी दिया हुआ है, ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ द क्लास। और हर आप अपने स्कूल में अपने क्लास में हर एक बच्चे का पार्ट देखिए। बहुत सारे लोगों का कान का जो लोब है, ये कान का लोब जुड़ा होता है आपके चिक के साथ, कुछ लोगों का नहीं होते। तो इसका मतलब है इनके बॉडी डिफरेंसेस के अनुसार अगर मैं कोरिलेट करता हूं ईयर लोब को उनके पेरेंट के साथ, शायद उनके पेरेंट्स में किसी एक पेरेंट का ये लोब जुड़ा हो सकता है या नहीं भी जुड़ा हो सकता है, फिर भी बच्चे में ये जुड़ा हुआ है। या पापा मम्मी दोनों का जुड़ा हुआ है, बच्चे का जुड़ा हुआ नहीं है। तो इन सारे चीजों के अंदर मेंडल ये पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ पी प्लांट। तो पी प्लांट हमारे लिए एक पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं, द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट that both the father and the mother contribute practically equally of genetic material to the child। ये सच है। कैसे? अगर पापा के शरीर से 22 क्रोमोसोम्स आ रहा है तो मम्मी के शरीर से भी 22 क्रोमोसोम्स आ रहा है। एक क्रोमोसोम्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जो ये निर्णय करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA, deoxyribonucleic acid. Thus, for each trait, there will be two versions in each child. What will then the trait seen in the child be? तो उस चाइल्ड के अंदर कौन सा ट्रेट देखा जाएगा? ये ट्रेट को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो मेंडल इसके ऊपर काम किए और इसका एक्सपेरिमेंट को हाइलाइटेड पॉइंट में आया। क्यों ना? उनमें इनहेरिटेशन का पार्ट बताया गया हुआ था। अब हम लोग मेंडल का थ्योरी लेके चलते हैं जहां पे हम लोग देखेंगे मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पीस। तो अगर मैं इस पार्ट के पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेता हूं कि मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है। मेंडल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका रूल्स जो इनहेरिटेंस में आया है। सो द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग
are related to the fact that both mother and father contribute an equal amount of genetic material, that is DNA, to their offspring. So an offspring will get two version of that trait from two parents. और मेंडल इसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे. So Mendel worked out rules for inheritance of these traits. मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं. उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो था गार्डन पीस. गार्डन पीस का नाम है पीसम सैटाइवम, और वो भी अपने ही गार्डन में उन्होंने ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किए इन गार्डन पीस प्लांट में, और उन्होंने इनहेरिटेंस का कुछ पार्ट आप लोगों को बताने का कोशिश किया है. जैसे यहां पे जब हम लोग बातचीत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं. क्या? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या है? ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो न्यूक्लियस के सेल में रहते हैं और जिसके अंदर आपके हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. डीएनए एक केमिकल है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर रहते हैं, और इसके अंदर में आपको मिलेंगे कोडेड फॉर्म. ये कोडेड फॉर्म क्या होते हैं ना? ये कोडेड फॉर्म होते हैं ट्रेट्स का. जीन एक पार्ट है क्रोमोसोम के जो कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को. कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, जैसे आप यहां पे देखेंगे अ पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर, जैसे टॉल और ड्वार्फ, व्हाइट एंड वायलेट, राउंड और रिंकल्ड सीड्स के बारे में, ग्रीन और येलो सीड्स के बारे में. तो बहुत सारा फैक्टर्स हो गए. पहला हो गया टॉल एंड ड्वार्फ, उसके बाद हो गया व्हाइट एंड वायलेट, उसके बाद हो गया राउंड एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड येलो. ये जो सीड्स है, अब इनके अंदर आपको दो चीज दिमाग में रखना पड़ेगा. पहला होगा डोमिनेंट ट्रेट. अभी मैं बात कर रहा था डोमिनेशन का. सो द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन ए जनरेशन इज डोमिनेंट ट्रेट. अगर आपका टॉलनेस डोमिनेंट कैरेक्टर था पी प्लांट में, अगर मैं रिसेसिव का बात करूं, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इस जनरेशन के अंतर्गत. आप लोग 3 या 4 भाई बहन हैं, चारों का हाइट सेम नहीं है, या तीनों का हाइट सेम है, एक छोटा है. इसका मतलब है उसमें रिसेसिव ट्रेट जो है वो है ड्वार्फिज्म, और डोमिनेंट ट्रेट में टॉलनेस. ये दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के ऊपर. होमोजाइगस क्या है? ये कंडीशन है जिसमें दोनों जीन्स सेम टाइप में प्रेजेंट होते हैं. सो एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द जीन फॉर टॉलनेस, it is expressed as TT, and genes for dwarfness will be written as small tt. अब देखिए आपके पिक्चर में आपको साफ साफ नजर आ रहा है, टॉल में लिखा है TT और शॉर्ट में लिखा है स्मॉल लेटर विथ TT. इन दोनों का मतलब हुआ एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है. जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वो मेरा डोमिनेंट है, और जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो मेरा रिसेसिव है. अगर मैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बात करूं, हैप्लॉइड क्या है? अगर मैं हैप्लॉइड के बारे में बात करूं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है जब मैं एक सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, अ सिंगल पेयर ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स. तो हैप्लॉइड को मैं इस तरीके से बात कर सकता हूं कि हैप्लॉइड डिस्क्राइब करता है एक सेल को
जो कंटेन करते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को. So the term haploid can also refer to the number of chromosomes in eggs or sperm cells, which are also called gametes. Gamete contain करते हैं half of the chromosome, जो कि नॉर्मल डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं, नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में होते हैं. और इस नॉर्मल डिप्लॉयड सेल को आगे चल के हम लोग नाम देंगे सोमैटिक सेल्स. नाउ आपके पास दिमाग में आया होगा तो डिप्लॉयड क्या होगा. डिप्लॉयड का मतलब है ये एक सेल या ऑर्गेनिज्म है जिसके पास पेयर्ड क्रोमोसोम्स है. पेयर्ड क्रोमोसोम्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट. ह्यूमंस में जैसे होते हैं. इन ह्यूमंस, सेल्स other than human sex cells are diploid and have 23 pair of chromosomes. Now human sex cells के बारे में बात करें तो एग और स्पर्म सेल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को, और इसके कारण से इनको हैप्लॉइड कहा जाता है. तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का दिमाग में, ये दोनों पार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए. तब जाके मैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को एक्सप्लेन कर पाऊंगा. अगर मैं होमोजाइगस के बारे में बात करता हूं, अभी मैंने कहा ये कंडीशन है जिस कंडीशन में आपका जीन्स सेम टाइप में प्रेजेंट रहते हैं. एग्जाम्पल लिए हमने टॉलनेस का. अगर मैं हेट्रोजाइगस का बात करूं तो हेट्रोजाइगस एक ऐसा कंडीशन है इन विच बोथ द जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म जिसके पास जीन्स हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी. तो कैपिटल टी पहले आता है, स्मॉल टी उसके बाद आता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जीन में, इस जीन के अंदर टॉलनेस डोमिनेंट है, टॉलनेस डोमिनेंट है, और ड्वार्फनेस जो कि दूसरा कैरेक्टर है वो रिसेसिव है. इस टाइप को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस. जबकि होमोजाइगस टीटी, दोनों कैरेक्टर्स ही टॉल है. अगर जीनोटाइप का बात करेंगे, ये जीनोटाइप क्या है? इट इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर मैं एग्जांपल लूं, एक प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर टॉल प्लांट जिसको हम लोग टीटी बोल के एक्सप्रेस करते हैं, अगर हाइब्रिड टॉल हुआ तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी. कैपिटल टी और स्मॉल टी जहां पे आपको दोनों दिखेंगे, ये देखिए यहां पे दिखा रहा है ऑल टेल ऑफ ऑफस्प्रिंग, कैपिटल टी और स्मॉल टी. इसको बोलेंगे हाइब्रिड, इसको बोलेंगे हाइब्रिड. तो जीनोटाइप में जेनेटिक मेकअप का, एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप का पार्ट आपको एक्सप्रेस करते हैं. अगर मैं यही पार्ट को फिनोटाइप में बात करूं, ये आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए जिम्मेदार है. तो अगर मैं एक प्लांट का बात करूं जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी कॉम्पोजिशन में है, क्योंकि यहां पे कैपिटल टी जो है वो आपके टॉलनेस के लिए है और स्मॉल टी आपके ड्वार्फनेस के लिए है. तो यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे टॉलनेस का पार्ट हम लोग देख पाएंगे. मगर उस जीन के अंदर ड्वार्फनेस भी शामिल है, इसीलिए वो ड्वार्फनेस सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि टॉलनेस डोमिनेंट है तो ड्वार्फनेस उसके साथ ही है. अब आपका एक पार्ट आएगा आगे चलते हुए जिसको हम लोग कहेंगे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या होमोलॉगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. ये कौन है? These are those in which one member is contributed by the father and the other member by the mother, and the both have genes for the same character at the same position. तो homologous character of या homologous pair of characters में क्या आएगा? ये कुछ ऐसे पार्ट्स है जहां पे एक मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं बाय द फादर और अदर मेंबर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मदर. तो बोथ हैव द जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर एट द सेम पोजीशन. इन चीजों के ऊपर
मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट आपको बताया है। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है पी प्लांट को लेकर। तो पहले हम लोग जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्या है और डाइहाइब्रिड क्या है। मोनोहाइब्रिड का मतलब है द क्रॉस इन विच मेंडल शोड द इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर इस पार्ट को हम लोग नोटिस करें, अगर इस पार्ट को हम लोग नोटिस करें तो कुछ इस तरीके का पार्ट आएगा। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। अगर मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूं तो आपको चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। एक लिखते हैं प्योर टॉल प्लांट्स। प्योर टॉल प्लांट्स में लिखा मैंने, जिसके मैंने नीचे दिया डबल टी। ठीक है, अब चले जाते हैं दूसरे साइड पे। दूसरे साइड पे मैं गया और दूसरे साइड में मैंने लिखा प्योर ड्वार्फ प्लांट। प्योर ड्वार्फ प्लांट पे मैंने इसके नीचे पार्ट को कर दिया स्मॉल टी। ठीक है, अब इनमें मेरा प्योर टॉल प्लांट्स टी है, प्योर ड्वार्फ प्लांट्स स्मॉल टी है। अब मैं इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करने का कोशिश करता हूं। लेट मी डू द क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन करता हूं, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या तैयार हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन में तैयार हुआ एक बड़ा टी और एक छोटा टी। इस पार्ट में जो छोटा टी और बड़ा टी तैयार हुआ है, यहां से एक टी को मैंने लिया है, यहां से एक टी को मैंने लिया है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहां से मैंने एक टी को लिया है, यहां से मैंने एक टी को लिया है, स्मॉल टी को। इन दोनों पार्ट को मिला के क्रॉस पॉलिनेट करके मैंने तैयार किया है एक फॉर्म जिसको हम लोग टीटी कह रहे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? चलिए यहां पे हम लोग कर देते हैं पेरेंट्स। ये मेरे पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स के नीचे मेरा आ जाएगा गैमेट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स गैमेट्स यहां पे आ गए। अब ये जो पार्ट हुआ डबल टी और स्मॉल टी, इनमें से मैंने क्रॉस पॉलिनेशन करवा के मेरा निकला टी। तो इसको मैं जनरेशन 1 कहूंगा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में अगर हम लोग देखें तो आपका जो टॉलनेस है, टॉलनेस डोमिनेंट है, और आपका जो पार्ट है, जो आपका रिसेसिव है, वो आपका है स्मॉल टी। स्मॉल टी आपका रिसेसिव बता रहा है। तो इस प्लांट का फिनोटाइपिक पार्ट क्या होगा ना? फिनोटाइपिक पार्ट होगा ऑल प्लांट्स, ऑल टॉल प्लांट्स। जितने भी टॉल प्लांट्स होंगे सारे यहां पे टॉल ही प्लांट्स होंगे, क्योंकि ये इसका फिनोटाइप है, ये इसका फिनोटाइप है। ओके, अगर मैं टीटी का जो पार्ट मैंने यहां पे तैयार किया है, अगर इसको मैं सेल्फ पॉलिनेशन करता हूं, नाउ नॉट क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हूं। अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन करता हूं तो सेल्फ पॉलिनेशन किस तरीके से होगा? लेट्स सी, लेट थिंक ऑफ समथिंग दैट हमारे पास दो वेरिएंट है, एक हुआ कैपिटल टी, एक हुआ स्मॉल टी। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तैयार हुए हैं। अब इसके नीचे मैं लिखता हूं टी, उसके नीचे स्मॉल टी। यहां पे मैंने कैपिटल टी दिया है और इसके नीचे मैंने दिया है स्मॉल टी। अगर इस पार्ट पे ऊपर जाऊं तो यहां पे ये तैयार करेगा टी इंटू टी। टी इंटू टी में पहला तैयार करेगा टी टी। तो इसका मतलब है यहां पे दोनों पार्ट रिसेसिव है, सॉरी दोनों पार्ट यहां पे डोमिनेंट है। और दूसरा पार्ट क्या तैयार होगा ना? एक बड़ा टी और एक छोटा टी, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। अगर नीचे का पार्ट देखे तो आप देखेंगे नीचे के पार्ट में जहां पे स्मॉल टी है वहां पे एक तैयार हो गया मेरा कैपिटल टी, एक तैयार हो गया स्मॉल टी, और दूसरा बना टी टी।
अगर मैं देखूं यहाँ पे ये जो डबल टी है, यहाँ पे मेरा कोई भी पार्ट, दोनों पार्ट मेरा डोमिनेंट है। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं देख रहा हूं एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, नेक्स्ट पार्ट में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, और लास्ट पार्ट में दोनों रिसेसिव है। कोई टॉलनेस का पार्ट आया ही नहीं है यहाँ पे। इस पार्ट को आपको नोटिस करना पड़ेगा। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पार्ट मैंने दिखा रहा था, जहां पे मैं एक ही कैरेक्टर को लेके काम कर रहा हूं, वो है टॉलनेस और ड्वार्फनेस। जब डाइहाइब्रिड का बात करेंगे तब हम लोग दो पार्ट लेके बात करेंगे, जो आइदर टॉलनेस ड्वार्फनेस के साथ मैंने साइज और शेप भी ले लिया, तो ये चले जाएंगे मेरे किसमें ना, डाइहाइब्रिड में। तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार अगर मैं देखूं, द क्रॉस इन विच Mendel showed inheritance of dominant and recessive character is monohybrid cross, जहां पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि इनहेरिटेंस जो हो रहा है वो सिंगल पेयर को कंट्रास्ट कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को बताने के लिए। अब मैं अगर इसका रेशियो पकड़ता हूं, तो रेशियो क्या आएगा, 1:2:1, 1:2:1। ये कब होगा ना, F2 जनरेशन का पार्ट है। अगर मैं F2 जनरेशन, दिस इज फॉर F2 जनरेशन, तो F1 जनरेशन क्या होगा? अगर F2 जनरेशन ये है तो F1 जनरेशन क्या होना चाहिए? F1 जनरेशन होना चाहिए 3:1। 3:1 इस रेशियो में रहेगा हमारा F1 जनरेशन। ये चीजें आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन चीजों से पूछे जाएंगे। नाउ लेट कम बैक टू द पार्ट जहां पे हम लोग थे। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। द मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पीस, तो राउंड रिंकल्ड सीड, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर्स। अब हम लोग यहां पे देखिए, एक हो गया राउंड और रिंकल्ड, ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर लिया है टॉल या शॉर्ट। थर्ड कैरेक्टर लिया है कलर, आइदर वायलेट या व्हाइट। तो अगर मैं किसी एक पार्ट को लेके काम करूं तो मैं करूंगा मोनोहाइब्रिड में। अगर मैं दो कैरेक्टर को लेके काम करता हूं तो करेंगे डाइहाइब्रिड में। तो मेंडल ने क्या किया यहाँ पे, he took pea plants with different characteristics। तो बहुत सारे पी प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। एक प्लांट टॉल है और एक प्लांट शॉर्ट है। प्रोड्यूस प्रोजेनी फ्रॉम देम, और उनके कैलकुलेशन करके निकाला गया कि कितने परसेंटेज टॉल होंगे, कितने परसेंटेज शॉर्ट होंगे। इन द फर्स्ट प्लेस, अगर मैं फर्स्ट प्लेस के बारे में बात करता हूं, there is a no halfway characteristics in the first generation of F1 progeny। तो F1 progeny में कोई हाफ कैरेक्टर का बात नहीं है। आपने एक टॉल प्लांट टीटी को शॉर्ट प्लांट टीटी, स्मॉल टीटी से मर्ज करवाया है। दैट मीन्स कोई भी मीडियम हाइट प्लांट्स यहाँ पे नहीं है, ऑल प्लांट्स वे आर टॉल। दिस मीन दैट द ओनली वन ऑफ द पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट का, only one of the parents traits was seen, not some mixture of the two. So from the next question onward, where the tall plants in F1 generation exactly the same as the tall plant of the parent generation। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट टेस्ट में ये चीज सामने आया। By getting both the parental plants CF1 tall plants to reproduce by self pollination। अगर हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का पार्ट दिमाग में रहता है तो इस चीज को समझने में आसानी होगा। क्योंकि सेकेंड जनरेशन जब F2 में जा रहे हैं हम लोग, प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट एंड अदर आर लॉन्ग। जैसे हम लोगों ने 3:1 का रेशियो बताए थे, 3:1 का रेशियो बताए थे। 3 टॉल प्लांट है मगर एक ड्वार्फ है। अगर मैं F2 प्रोजेनी का बात करता हूं, जहां पे हम लोगों ने रेशियो देखा 1:2:1, तो ये इंडिकेट करते हैं
that both the tallness and the shortness were the inherited in F1 plants, but only the tallness trait was expressed. Thus, the two copies of the traits are inherited in each sexually reproducing organism. These two may be identical, or depending on the percentage, a pattern of inheritance can be worked out with the assumption. तो एक इनहेरिटेंस का पैटर्न हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग के सामने आया है। तो ये मेंडल का एक थ्योरी है, जिस थ्योरी के ऊपर हम लोग आगे चल के और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। In this explanation, both TT and capital T and small t are the tall plants, while only TT is a short plant. In other words, a single copy of T is enough to make the plant tall, while both copies have to be TT for the plant to be short. So traits like capital T are called dominant traits, while those that behave like small t are called recessive traits. तो आपका एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैंने सारे टर्म्स को लेके बातचीत किए थे, जहां पे आपका डोमिनेंट और रिसेसिव पार्ट को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। नाउ वर्क आउट व्हिच ट्रेट वुड बी कंसीडर्ड डोमिनेंट एंड व्हिच वन रिसेसिव। कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा, ठीक है। What happens when the pea plants showing the two different characteristics rather than just one are bred with other? What do the progeny of a tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seed look like? तो ये सारे इस मेंडल एक्सपेरिमेंट का पार्ट से उभर के आएंगे। जब हम लोग कल डाई हाइब्रिड में जाएंगे, तो बहुत सारा इक्वेशंस हमें क्लियर करने होंगे, क्योंकि जो जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो पार्ट्स लेके आपको एक बार पढ़ने होंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, यहाँ पे कलरफुल एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है, जहां पे वायलेट और व्हाइट का क्रॉस पॉलिनेशन किया गया है। F1 जनरेशन में वायलेट हावी था। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया या सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, तब 3 वायलेट बने और 1 व्हाइट बना। तो यहाँ पे भी रेशियो 3:1 है, जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में करके दिखाया, कि F1 का जो रेशियो है वो अलग है और आपका F2 का जनरेशन का रेशियो अलग हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट। अब यहां तक कोई डाउट्स है तो मुझे